नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज से हम साइंस का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी क्लास 10th को हम टारगेट कर रहे हैं। क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार कर रहे हैं। बहुत से जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास 10th का जो साइंस है RBSc का, उसको हम सिस्टमेटिकली कवर कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 जो जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में भी जितने जेनेटिक्स से सवाल आ सकते हैं वो भी इसमें कवर हो जाए। यानी यहाँ पर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल है। साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हो, EVS जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की है, जैसा RS में भी आ रहा है, तो उस लेवल तक के भी हम जो क्वेश्चन है इस सेक्शन में डील कर लेंगे। और 10th बेसिस पर जितना भी कंटेंट इसमें आ रहा है चैप्टर वाइज भी करेंगे, और चैप्टर के अलावा कुछ डिटेल कंटेंट है वो भी अपना कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण और आनुवंशिकी। ठीक है, देखिए आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता, देखिए हम लोग ये चीज़ अपने डेली रूटीन लाइफ में भी देखते हैं कि जब भी घर में या देखते हैं आस पड़ोस में कोई बच्चा पैदा होता है तो सब लोग पहले चीज़ें क्या देखते हैं कि किस पे गया है बच्चा। यानी उसमें हम देखते हैं बच्चा माता पे गया है, पिता पे गया है, दादा दादी बुआ जो भी है। यानी हम क्या करते हैं, उसमें सिमिलर लक्षण ढूंढते हैं कि वो अपनी आगे वाली जो पीढ़ी है उसमें से क्या कुछ लक्षण सिमिलर है। नाक सेम है, आँखें सेम है, फेस कट सेम है, कद काटी जो है, हेल्थ वगैरह के बचपन में वो भी ऐसा था, ये भी ऐसा है। तो हम क्या ढूंढते हैं, सिमिलरिटी ढूंढते हैं। यानी यहाँ पर एक चीज़ क्या कह सकते हैं कि जो कुछ लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व भी की है और देखी भी है। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये क्या कहलाएगा आपका आनुवंशिकता। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाएगा, आनुवंशिकता। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आनुवंशिक लक्षण। ओके, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना तो क्या कहलाएगा, आनुवंशिकता। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है वो क्या कहलाएगा, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिकता के लिए इंग्लिश जो टर्म आती है वो आती है हेरिडिटी। क्या वर्ड आएगा, हेरिडिटी। ये वर्ड 1863 में स्पेंसर ने दिया था। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है, 10th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देख ले या फिर कंपटीशन एग्जाम के तौर पे देख ले, दोनों तौर से ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। डेफिनेशंस भी और ये इस तरह के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी। हेरिडिटी वर्ड है वो किसने दिया था, स्पेंसर ने दिया था 1863 में। ठीक है, अब चलते हैं आनुवंशिकी पे। क्या, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या है, ये एक विज्ञान की शाखा है, साइंस की एक ब्रांच है, विज्ञान की शाखा है। जो विभिन्न तरह के अलग अलग ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के तौर पर एक ये भी एक शाखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आनुवंशिकी के अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता क्या है, यानी जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हो। और विभिन्नता, अब बताओ क्या जो संतान है क्या वो हूबहू अपने माता या पिता के जैसी हो सकती है क्या, हूबहू तो नहीं होता है, मतलब नए लक्षण भी आते हैं। हालांकि कुछ सिमिलरिटी होती है, परंतु क्या होगा, कुछ नई चीजें भी आएगी, तो नए लक्षण भी आएंगे। वो जो नए लक्षण हैं वो क्या कहलाते हैं, विभिन्नता है। तो आनुवंशिकी के अंतर्गत सिर्फ सेम जो सिमिलर लक्षण हैं उन्हीं का अध्ययन नहीं करेंगे, उसके अलावा जो विभिन्नताएं आ रही हैं उनका अध्ययन भी किया जाएगा। आनुवंशिकी का जो इंग्लिश टर्म है वो होता है जेनेटिक्स, और ये शब्द दिया था 1905 में बैटसन ने। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकी वर्ड, जेनेटिक्स वर्ड जो है वो किसने 1905 में किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। अब देखिए आनुवंशिकता को तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं विभिन्नता को भी समझ लेते हैं। विभिन्नता बनती कैसे है, ठीक है। देखिए विभिन्नताओं का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बनता है आपके अर्धसूत्री विभाजन के दौरान।
देखिए दो तरह के विभाजन, जैसे 3 तरह के विभाजन होते हैं, परंतु मनुष्य में 2 तरह के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, एक असूत्री विभाजन भी और होता है, वो हम और किसी क्लास में पढ़ेंगे, अभी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मैं सिर्फ विभिन्नता को बता रहा हूँ। देखिए अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 स्टेप में होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एंड अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में एक अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, इस अवस्था में एक प्रक्रिया होती है जीन विनिमय। यह प्रक्रिया विभिन्नता के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। अब देखो जीन विनिमय क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं तो उस समय क्या होता है, जो गुणसूत्र है, जैसे मान लिया 2 अलग अलग तरह के ये गुणसूत्र हो गए, एक को मैं थोड़ा डार्क शो कर देता हूं और एक को लाइट शो कर देता हूं। तो इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों के कुछ हिस्से टूटकर एक्सचेंज हो जाते हैं और इन गुणसूत्रों पर क्या लगे रहते हैं, जीन लगे रहते हैं। अब चेंज होने के बाद स्ट्रक्चरल कैसा बन जाएगा, अब ये हिस्सा टूट के इधर आ गया, ये डार्क वाला हिस्सा तो जुड़ गया इस पे और ये लाइट वाला हिस्सा जुड़ गया इस पे। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो गया, गुणसूत्रों के कुछ भाग टूटकर अलग हो गए। अब देखिए ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, इन गुणसूत्रों पर जीन व्यवस्थित होते हैं और जीन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे कहते हैं जेनेटिक कोड। देखिए 7 अरब से ज्यादा लोग हैं पृथ्वी पर और सभी अलग अलग हैं। कुछ एक अपवाद स्वरूप जुड़वा व्यक्ति है, वो हो सकते हैं, परंतु सभी अलग अलग है। उसका अलग अलग होने का कारण क्या है, ये जेनेटिक कोड। यदि इन गुणसूत्रों पर लगा जीन क्रम थोड़ा सा भी बदलता है तो जीव जो है वो अलग हो जाएगा। हमारे शरीर के प्रत्येक लक्षण के लिए, चाहे देखना, सुनना, बोलना, आँख की पुतली, आँख का रंग, त्वचा का रंग, आवाज़ का जो है अलग अलग होना, सब जो जितने भी लक्षण हैं, प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने के लिए क्या रहता है, जीन रहता है। और जीनों का अगर ये क्रम बदलता है तो विभिन्नताएं आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो मूल जो पिता था उसका जेनेटिक कोड अलग होगा और इससे जो बनेंगे शुक्राणु और अंडाणु, जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। नर युग्मक होगा शुक्राणु, मादा युग्मक होगा अंडाणु, और इनके सहयोग से, इनके मिलने से जो प्रारंभिक कोशिका बनेगी युग्मनज, इस युग्मनज में जो जीनों का जो क्रम है ये अपने माता और पिता दोनों से अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जीन विनिमय का प्रोसेस। तो यहाँ पे अलग जेनेटिक कोड बन गया, अलग जेनेटिक कोड बन गया, तो मतलब ये किसको प्रदर्शित करेगा, विभिन्नता। तो ये चीज ध्यान रखिए, विभिन्नताओं के लिए मूल रूप से उत्तरदायी क्या है, जीन विनिमय है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम के तौर पर इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जीन विनिमय का जो प्रोसेस है कहां पर होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में। ठीक है, तीनों डेफिनेशंस यहां पर क्लियर है। चलिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस पर चलते हैं। जीन जो वर्ड है, ये वर्ड दिया था आपके जॉनसन ने 1909 में। ठीक है, जीन क्या है, अभी जैसा अभी मैंने बताया था जब विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा था कि मनुष्य में प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने के लिए कारक होते हैं। ये कारक ही क्या कहलाएंगे, जीन, प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक। प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक है, ये कारक क्या कहलाते हैं, जीन। और ये जीन हमेशा कैसे रहते हैं, जोड़े में रहते हैं और इस पर उपस्थित रहते हैं, गुणसूत्रों पर उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र भी क्या रहेंगे, हमेशा जोड़े में उपस्थित रहते हैं। देखिए मनुष्य की अगर बात करूं तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र रहते हैं, 46 गुणसूत्र रहते हैं और ये जोड़े में रहेंगे, यानी कैसे रहते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र रहेंगे। ओके, परंतु जब युग्मक बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं, युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। उस समय इन्हें कहा जाता है अगुणित गुणसूत्र। जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तब ये क्या कहलाते हैं, अगुणित गुणसूत्र। ठीक है, और ये इन जो अगुणित गुणसूत्रों का जो समुच्चय है, सेट है पूरा, अगुणित गुणसूत्रों का जो समुच्चय है, ये समुच्चय क्या कहलाता है, जीनोम, सजीव। ठीक है,
इसको प्रदर्शित करते हैं n से, और मनुष्य के लिए इसकी मात्रा रहती है या संख्या रहती है 23। अगुणित गुणसूत्र कितने रहेंगे? जो मूल है उनसे आधे। और जब ये द्विगुणित रूप में यानी प्रॉपर फॉर्म में रहते हैं, द्विगुणित समुच्चय रहता है, तो द्विगुणित समुच्चय क्या कहलाता है? इनका द्विगुणित गुणसूत्र समुच्चय, द्विगुणित समुच्चय क्या कहलाता है? केंद्रक प्ररूप, कैरियोटाइप। और इसको प्रदर्शित करता है 2n से, और 2n की वैल्यू रहती है 46। मनुष्य के संदर्भ में प्रत्येक जीव के लिए गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग रहती है। यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है, ये कहलाता है, यह है गुणसूत्र आरेख। गुणसूत्र आरेख इंग्लिश टर्म आता है इसका इडियोग्राम। जितने भी जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों का घटता हुआ क्रम, कह सकते हैं अवरोही क्रम, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द साइज। उनके आकार का जो घटता हुआ क्रम है, उनके आकार के घटते हुए के क्रम में अगर उनको व्यवस्थित किया जाए तो जो क्रम बनेगा वह क्रम क्या कहलाता है? गुणसूत्र आरेख। देखिए आगे हम पढ़ेंगे गुणसूत्रीय बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम, मंगोलिज्म वगैरह जो भी है, फिलर L22, तो उन सब में क्या होगा ये हमें ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे आपको आता है कि इतने नंबर के गुणसूत्र का ये भाग टूट गया, तो वहाँ पे ये जो गुणसूत्रों का नंबर है, ये नंबर किस आधार पर दिया जाता है? गुणसूत्रीय आरेख के आधार पर। तो इसका जो केंद्रक प्ररूप है, गुणसूत्रीय आरेख है, इसका जो बड़ा यूज रहता है वो क्या रहता है? गुणसूत्रीय जो बीमारियाँ हैं उनके इलाज के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। देखिए जीन की डेफिनेशंस अभी हमने पढ़ी कि अभी ये पढ़ा कि जीन जो है वो क्या रहता है? जोड़े में रहता है, ठीक है। इसमें भी जो जीन के जो स्वरूप है वो कैसा होता है कि कोई भी जो लक्षण है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर सभी अपन पढ़ेंगे आगे मेंडल के बारे में, तो मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई को लेकर फिर बाद में आपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसमें भी पौधे की जो लंबाई है वो भी क्या है? दो अलग अलग तरह से थी, लंबा पादप और बौना पादप। देखो लक्षण एक ही है, लक्षण कौन सा है? पादप की लंबाई, परंतु उसके दो अलग अलग स्वरूप है, लंबापन और बौनापन, ये दो अलग अलग स्वरूप। इनके लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? द्विप्रयासी स्वरूप। इसके लिए वर्ड क्या आएगा? द्विप्रयासी स्वरूप। यानी किसी लक्षण के जो भी अलग अलग द्विप्रयासी स्वरूप हैं, ये क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जो अलग अलग द्विप्रयासी स्वरूप है, ये क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। इनमें से एक जो लक्षण है वो कैसा रहता है? प्रभावी रहेगा, और एक लक्षण है वो कैसा रहेगा? अप्रभावी रहेगा। इसको हम मेंडल के नियमों में समझेंगे, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों। अब लेते हैं समयुग्मजी। देखो समयुग्मजी क्या है? देखो अभी बताया कि जो युग्म विकल्पी है वो क्या रहते हैं? दो अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर जैसे लंबापन है, लंबेपन के लिए मैं कहता हूँ कैपिटल डी जीन है, और बौनेपन के लिए स्मॉल डी जीन है। लंबेपन के लिए जीन अलग हो गया और बौनेपन के लिए जीन अलग हो गए। और जीन क्या रहेंगे? दो जीन मिलकर एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर दोनों ही जीन एक जैसे ही हो, जैसे लंबेपन वाले दोनों कैपिटल टी जीन किसी भी पादप में आ गए, तो ये क्या कहलाएगा? समयुग्म। या फिर दोनों ही स्मॉल टी आ जाए। समयुग्मजी का मतलब क्या होगा? सेम, एक जैसा होगा। होमो, होमो का मतलब क्या होगा? सेम, होमोजिसिस। यानी दोनों ही कैपिटल टी आ जाए या दोनों स्मॉल टी आ जाए, दोनों ही एक जैसे जीन आ गए, तो वो क्या कहलाएगा? समयुग्मजी। और अगर दोनों द्विप्रयासी स्वरूप आ जाए, यानी एक लंबेपन का आ गया और एक बौनेपन का आ गया, कोई ऐसा पौधा आ गया जिसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी जीन है पादप की लंबाई को प्रदर्शित करने वाला, तो ये पादप कैसा होगा? विषम युग्मजी होगा। समझ में आ गया? युग्म विकल्पी तो क्या हो गए? किसी भी लक्षण के दो अलग अलग द्विप्रयासी स्वरूप। समयुग्मजी क्या होगा? किसी पादप के लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों ही जीन एक जैसे ही हो, तो वो समयुग्मजी कहलाएंगे। किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों जीन अलग अलग प्रकृति के हो, तो वो क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी ही कहलाएंगे। चलिए आज हमने अनुवांशिकी से रिगार्डिंग कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है, शब्दावली है, उनको डील किया है। अगले टॉपिक में हम मेंडल की जो अनुवांशिकी के प्रयोग है, मेंडल की जीवनी है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप में जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अब से हम 10th का आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि जब बाद में स्कूलें
खुलने की अभी स्थिति आप एग्जैक्टली क्लियर है नहीं, कब खुले कब नहीं खुले, तो आपको अभी देर नहीं करनी है, पढ़ाई पे लग जाइए अच्छे से और प्रॉपर्ली हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमारे जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।